इनसे मिलिए। यह है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर। पूरे नॉर्थ कोरिया पे इनका राज चलता है। ये अपनी पसंद के रूल्स बनाते हैं नॉर्थ कोरिया में। आपको यकीन नहीं होता? आइए कुछ बिजार रूल्स बताता हूं नॉर्थ कोरिया के। सबसे पहला रूल मैंने यहां लिख रखा है कि नॉर्थ कोरिया में आप अपने पसंद की हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हो। इन्होंने नॉर्थ कोरिया में एक मेन्यू कार्ड जैसा बना रखा है जिसमें मेल्स के लिए 15 हेयर स्टाइल्स और फीमेल्स के लिए 18 हेयर स्टाइल्स होती हैं। आप सिर्फ उसी हेयर स्टाइल में से किसी एक हेयर स्टाइल को पिक कर सकते हो। किसी दिन आपने सेल्मोन भॉय की तेरे नाम देख ली तो आप बीच से मांगनी निकाल सकते हो नॉर्थ कोरिया में। दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया में कोई भी ब्लू कलर की जींस नहीं पहन सकता क्योंकि इनका मानना है कि ब्लू कलर की जींस जो होती है वो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है। तीसरी बात, अगर आप नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई भी क्राइम करते पाए जाते हो तो ना केवल आपको सजा मिलेगी, आपकी पूरी फैमिली को सजा मिलेगी, आपके आने वाली 2 जनरेशंस और को सजा मिलेगी। यानी टोटल 3 जनरेशंस को सजा मिलती है नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई क्राइम करते पाए जाते हो। और एक और यहां पे मैं आपको वियर्ड रूल बताता हूं इनका कि अगर आपका बर्थडे जुलाई 8 को आता है या दिसंबर 17 को आता है तो आप इन दिन अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो क्योंकि इन दिन के अंदर किम जोंग उनके पिताजी और दादाजी की डेथ हुई थी। आप सोचिए कितने बिजार रूल्स हैं। आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही गंदी कंट्री है, यहां पे डिक्टेटरशिप है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो इससे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है डेमोक्रेसी। और इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके पॉइंट को मैं, इस आंसर को मैं 5 पॉइंट में समझाता हूं। सबसे पहले, प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर सारे सिटीजन्स इक्वल होते हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग इक्वल हैं। अगली बात है एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारे देश में हम लोग डिग्निटी के साथ रहते हैं, इज्जत है भाई तुम्हारे की। यहां पे डेमोक्रेसी में ये चीज पॉसिबल होती है। इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ऐसा माना जाता है कि बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में ये डिसीजन ज्यादा बेहतर होते हैं। अगली बात, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। उसी तरीके से जब एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, तो उनके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में इन डिस्प्यूट्स को बहुत पीसफुल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। और लास्ट बात यहां पे दी हुई है कि अलाउ स्कोप टू करेक्ट मिस्टेक्स, यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पे अगर सरकार से कोई गलती हो भी जाए तो सरकार उस गलती को बहुत इजीली करेक्ट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड डिक्टेटरशिप में तो वो मानेंगे ही नहीं ना कि उनकी कोई गलती हुई है। राजा अगर गलती उनको पता भी चल जाए तो वो क्यों झुकने लगा? तो उसी तरीके से यहां पर यह बताया गया है कि इन 5 रीजंस के कारण डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन मैं आप लोग को यहां पे एक बात बता देना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के बारे में लंबी लंबी मैं उसके तारीफ पे कसीदे पढ़ दूं, मैं दिन रात एक करके डेमोक्रेसी के बारे में मैं तुमको बता दूं, लेकिन ऐसा पाया गया है कि डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल ओनली बट नॉट इन प्रैक्टिस। यानी यह देखा गया है कि डेमोक्रेसी को ऑन पेपर तो आप देख सकते हो कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, ऐसा लगता है इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जाओ तो आप पाते हो कि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। तो इसीलिए हम डेमोक्रेसी को तोलेंगे इन 3 आउटकम्स के ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल आउटकम्स, फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक आउटकम्स और फिर हम पढ़ेंगे सोशल आउटकम्स, और फिर देखेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, और बुरी चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल आउटकम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है अपने सिटीजन्स को लेके। ये ऐसी सरकार होती है जो अपने सिटीजन्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस का ख्याल रखती है। एक सिंपल सी बात है, मेरी एक नीड है, मैं चाहता हूं कि भाई यहां पे रोड बने, मैं चाहता हूं यहां पे स्कूल बने, यहां पे कॉलेज बने। मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं जिस सिटी में रहता हूं वहां पे एक क्रिकेट स्टेडियम बने। ये मेरी नीड्स है, मेरी चाहत है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है। डेमोक्रेसी मेरी नीड्स और एक्सपेक्टेशन को ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। भाई राजा को थोड़ी कोई मतलब पड़ेगा कि सिद्धार्थ सर को भैया ये चाहिए, मुझे ये कर देना चाहिए। डिक्टेटर को थोड़ी ये लगेगा कि सिद्धार्थ सर चाहते हैं कि हॉस्पिटल बने, मुझे कर देना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी मेरी नीड्स और एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर ये मेरी नीड्स और एक्सपेक्टेशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो अगली इलेक्शन में मैं इनको वोट नहीं दूंगा, मैं किसी और को वोट देके पावर में ले आऊंगा और फिर उसको मेरी सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए क्योंकि इनको मुझसे वोट चाहिए, इसीलिए इनको मेरी नीड्स और एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखना पड़ता है।
दूसरा पॉइंट यहां पे दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेकर लिए जाते हैं। इसीलिए पाया जाता है कि डेमोक्रेसी के जो डिसीजन होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। क्या कहना चाहता हूं, आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर पहले सिर्फ दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। सबसे पहले ऊपर हुआ करता था फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर होता था सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे होता था स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में एक तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होना चाहिए। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चलाती है, दूसरा तो स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट की अपनी होती है। गांधी जी चाहते थे कि तीसरा एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, लेकिन आजादी के 40-45 साल बाद तक गांधी जी की इस कॉल को नहीं ध्यान दिया गया। और उसके बाद 1992-93 के आसपास आते आते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट लेकर आया गया और फिर माना गया कि जी नहीं, अब हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी बनाएंगे। अगर आप शहर में रहते हो तो म्यूनिसिपैलिटी होगी, और अगर आप गांव में रहते हो तो पंचायत होगी। क्योंकि जो गांव के लोकल लोग हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता है कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप सोचिए कि ये कितना सिंपल, कितनी बेसिक बात थी। गांधी जी सही कहते थे, लेकिन इसको करने में आजादी के बाद भी 40-45 साल लग गए। और यही नहीं, जब ये जब रूल पार्लियामेंट के अंदर आया तो इसको लागू करने में, इसको पास कराने में हमारे पार्लियामेंट में 2 साल लिए। इसके हर पहलू को चेक किया गया, एक एक डिसीजन को चेक किया गया कि भैया ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो अक्सर डेमोक्रेसी में किसी डिसीजन को लेने में टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन जब एक बार हम उस डिसीजन पे पहुंच जाते हैं तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि वो डिसीजन बेस्ट ही होगा। तो ये 2 बातें हमने आपको बता दी। अगली बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। हमको जो पसंद आता है हम उसको इलेक्ट करते हैं। अगले 5 साल तक वो हमारे देश को चलाता है। अगर हमें उसका काम अच्छा लगता है तो हम अगले इलेक्शन में उसको फिर से वोट देते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो हम अगले इलेक्शन में किसी और को वोट देकर पावर में ले आते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्योंकि मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब मान लीजिए कि मैं नॉर्थ कोरिया में पैदा हुआ होता, मुझे नहीं पसंद भाई किम जोंग उन, मुझे नहीं पसंद किम जोंग उन की पापा थे पावर में, उसके दादाजी थे पावर में। ये क्या बात हुई? मैं बनना चाहता हूं नॉर्थ कोरिया का राजा, मैं बनना चाहता हूं नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, लेकिन क्योंकि जो किम जोंग उन पावर में है वो सिर्फ इसीलिए पावर में है क्योंकि वहां पे हेरिडिटरी चलती है। उसके पापा के वो थे डिक्टेटर, उसके दादाजी डिक्टेटर थे, इसलिए वो डिक्टेटर है। क्योंकि मैंने उसको इलेक्ट नहीं किया इसलिए वो लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको आप खुद इलेक्ट करते हो, इसलिए डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगली बात क्या है? द सिटीजंस हैव द राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। यानी कि हाँ, एक डेमोक्रेसी के अंदर हम सिटीजंस के पास ये पावर होती है कि हम हमारी गवर्नमेंट से जाके पूछ सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, आपने ये किया तो इसमें कितने पैसे लगे, आप ये किसके लिए कर रहे हो, ये सब चीजें हम पूछ सकते हैं अपनी सरकार से। इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। इवन हमारे देश में प्रावधान है जिसे हम लोग कहते हैं RTI, जिसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आपका अधिकार है कि आप जाके अगर RTI फाइल कर दो तो सरकार को, आपने जिस भी चीज के ऊपर RTI फाइल करी है, सरकार को आपको जवाब देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने RTI फाइल कर दी कि भाई साहब ये ब्रिज बना है, ये ब्रिज बनाने में कितने रुपए का खर्चा हुआ है और ये ब्रिज क्यों बनाया गया, तो सरकार को मुझे ये सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात यहां पे बताई गई है कि ठीक है सर, आपने कह दिया डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया, एकदम चंगी सी, लेकिन क्या सब सही में सब कुछ सही है? आइए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। सबसे पहली बात यह बताई गई है कि डेमोक्रेसी में ऐसा माना जाता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो बाकियों के कंपैरिजन में सबसे फ्री एंड फेयर होंगे। यहां पे जो इलेक्शन होंगे वो बेस्ट होंगे, उसमें कोई चीटिंग नहीं होगी। लेकिन क्या सही में ऐसा होता है? यहां पे मैंने फोटो लगा रखी है, यहां पे आप देख सकते हो कैसी गुंडा एक वोटर को जबरदस्ती घसीट के ले जा रहा है और कह रहा है कि वोट दो। और ऑब्वियस सी बात है कि ये घसीट के ले जा रहा है तो इसलिए नहीं कि भैया वोट देना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है घसीट के ले जा रहा है तो ये अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट दिलवाएगा। यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से गुंडा जो है वो बैलेट पेपर का जो बॉक्स है उसी को उठा के ले जा रहा है। बेसिकली आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती हैं, यानी ईवीएम होती हैं।
आपको जिसको वोट देना उसके सिंबल के आगे बटन होता है, उसको प्रेस कर दो, वोट चला जाता है। पहले बैलेट पेपर में वोटिंग होती थी, तो आपको जिसको भी वोट देना होता था आप उसके आगे टिक करते थे, उस पेपर को फोल्ड करते थे और इस तरीके की बॉक्स में डाल देते थे। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज को लगता था कि हम इस इलाके से हार जाएंगे, तो कई बार वो गुंडे भेज के वो बैलेट बॉक्स का जो बॉक्स होता था उसको उठा के भगवा देते थे। कई बार उसमें आग लगा देते थे, कई बार उसमें पानी डाल देते थे। अगर बॉक्स होगा ही नहीं, अगर वो सारे वोट गीले हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो काउंट कैसे होंगे? और जब काउंट ही नहीं होंगे तो विनर और लूजर कैसे पता चलेगा? इसके अलावा कई बार इस तरीके से फोर्सफुल वोटिंग करवाई जाती है और कई बार लोगों को धमकाया डराया जाता है, पैसों का लालच भी देकर वोट करवाया जाता है। तो वैसे तो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन बहुत फ्री एंड फेयर होने चाहिए थे, लेकिन इन सब चीजों से भी आप मुंह मोड़ नहीं सकते हो, यह भी हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। दूसरी बात कि भाई डेमोक्रेसी में हमारा यह मानना है कि हम सरकार से सब पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात को सबसे सटीक तरीके से एनसीईआरटी की फोटो बताती है। इस फोटो में आप देख सकते हो, यहां पे दिखाया गया किस तरीके से गवर्नमेंट एक टेलीस्कोप लगा के पब्लिक के ऊपर नजर रखी हुई है। आप सभी को पता होगा कि अगर आप टेलीस्कोप में यहां से देखोगे तो आपको पूरा दिखाई देगा, लेकिन दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यहां पे ये फोटो ये बताना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर तो बरोबर नजर रखी हुई है, लेकिन हम गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अक्सर हमें जब पता चलता है, जब सरकारें बड़े बड़े कांड कर चुकी होती हैं, स्कैम हो चुके होते हैं, भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े कांड निकल के आते हैं, तब पता चलता है ओ भाई इनने तो इतना बड़ा कांड कर रखा है, ओ इनने तो इतने पैसे दबा रखे हैं। तो ये बाद में पता चलता है। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि सरकार तो लोगों पे नजर रखती है, लेकिन लोगों का सरकार के ऊपर कंट्रोल और सरकार क्या कर रही है वो इतना क्लियर नहीं होता है। अगली बात यहां पे बताई गई है कि कई बार जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सोसाइटी के एक सेक्ट के लिए ले जाते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग उस डिसीजन से खुशी ना हो या फिर उनके लिए कोई डिसीजन लिए ही ना जा रहे हो। इसके कई रीजन होते हैं। कई बार सरकार को ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं इनके बारे में काम करूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे, या मैं इनके बारे में काम करूंगा तो ये बुरा मान जाएंगे। तो कोई भी रीजंस के हो कारण कई बार सरकार ऐसा करती है कि दूसरे सेट की डिमांड्स को इग्नोर ही कर देती है। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा इकोनॉमिक आउटकम्स। मैंने आप लोग को जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी बता दिया था कि मैं डेमोक्रेसी को 3 तराजू में तोड़ लूंगा। पॉलिटिकल आउटकम्स हमारा ऑलरेडी हो चुका है, अब हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक आउटकम्स। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक आउटकम्स के बारे में। देखिए, वैसे तो ये माना जाता था कि जब डेमोक्रेसी आ जाएगा तो सब कुछ चंगा हो जाएगा, दूध की नदियां बहेंगी, राम राज्य आ जाएगा, सब लोग, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, कोई गरीब नहीं होगा। लेकिन क्या ये सच है? आइए इसको जानते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया गया है कि किस तरीके से यह पाया गया कि 1950 से 2000 के दशक के बीच में यह पाया गया कि जिन कंट्रीज के अंदर डिक्टेटरशिप थी वहां ज्यादा डेवलपमेंट हुआ एज कंपेयर टू उन कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसीज थी। आपके सामने एक फोटो है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए दुबई ज्यादा डेवलप है कि इंडिया? आप बिना सोचे समझे कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, दुबई ज्यादा डेवलप है, वहां बड़े होटल हैं, बड़ी रोड हैं, बड़े शोरूम हैं, अमीर लोग हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दुबई डेमोक्रेसी तो नहीं है, दुबई तो मोनार्की है, वहां पे तो राजा होते हैं। चलिए आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चाइना ज्यादा डेवलप है कि इंडिया? आप बोलोगे सर फिर भी वही बात कर दी आपने, चाइना ज्यादा डेवलप है सर, बड़ा बड़ा महंगा महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे। फिर इनफैक्ट मैंने यहां फोटो भी लगा रखी है, ये चाइना की फोटो है। आप मुझे बताइए इंडिया का कोई भी एक ऐसा सिटी बता दीजिए जो इस लेवल का डेवलप हो रखा हो। और दूसरी तरफ ये हमारे इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई की फोटो है। दुनिया की सबसे बड़ी स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी हमारे मुंबई के अंदर है, विच इज धारावी। तो माना तो ये जाता था कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी, गरीबी नहीं होगी, भूखमरी हट जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही देखी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात यहां पे बताई गई है कि कई बार डेमोक्रेसी में यह भी देखा गया है कि जो लोग हैं उनके पास खाने को तक नहीं है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं है, और लोगों के पास रहने को घर भी नहीं है, कच्चे घरों में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं। इवन बांग्लादेश जैसी कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहती हैं, वहां पे ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स है। वो यूएसए, चाइना, इंडिया जैसी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है इन सब चीजों के लिए। क्यों? बांग्लादेश तो खुद डेमोक्रेसी है, और जैसा कि आपने डेमोक्रेसी की बुक पढ़ रखी है, डेमोक्रेसी 101, भाई उसमें तो सब कुछ डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा ही लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ?
तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में इतनी बेसिक चीजें भी उनके लोगों के पास कई बार नहीं होती है। आगे बढ़ते हम लोग। ये जो फोटो आपकी एनसीईआरटी की, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसमें क्या दिखाया गया? इसमें यह दिखाया गया कि किस तरीके से मात्र 2% लोगों के पास दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ है। ऑन द अदर हैंड मेजॉरिटी लोगों के पास सिर्फ इतनी सी वेल्थ है। तो आप देख सकते हैं कि वेल्थ किस तरीके से कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। ज्यादातर दुनिया की वेल्थ मात्र 2% लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। तो यह बात आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट हमारा जो है इस चैप्टर का टॉपिक वो है इकोनॉमिक आउटकम्स। ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक आउटकम्स नहीं होगा, यहां पे सोशल आउटकम्स लिख के आएगा। ठीक है, ये हेडिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ध्यान रखिएगा आप लोग। सोशल आउटकम्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्री के अंदर जब अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहेंगे, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में कलेश तो हो ही सकता है ना। हमारे देश के अंदर कितनी लैंग्वेज बोलने वाले हैं। कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। कई बार इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। हमारे देश में कितने सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कई बार सब भाई भाई नहीं होते हैं, कई बार लड़ाई भी हो जाती है। भाई हमारे कंट्री में हर तरीके के लोग हैं, तो इनके बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। यहां पे ये बात बताई गई कि जो डेमोक्रेसी होती है वो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सारे डिस्प्यूट्स को ज्यादा पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कर सकती है। लड़ाई झगड़ा करे बगैर, दंगे फसाद हुए बगैर एक डेमोक्रेसी में सारे डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इस बात को अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं कि एक डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है अगर वो चाहती है सब कुछ चंगा सी चले, तो सरकार को इन दो चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो भी डिसीजन ले, वो डिसीजन मेजॉरिटी ओपिनियन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमेशा सिर्फ मेजॉरिटी के बारे में नहीं। भाई अगर मान लीजिए कि इस देश में मैं बोल देता हूं कि ज्यादातर लोग हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं और सरकार बोले कि नहीं अब हम लोग सिर्फ हिंदू रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे सिर्फ उन्हीं का फायदा हो, तो ये एक डेमोक्रेसी का साइन नहीं है। ऐसा सरकार को नहीं करना है। सिर्फ मेजॉरिटी के लिए पॉलिसीज नहीं बनानी है, सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो उस देश के सारे सिटीजन्स के लिए इक्वली हो, चाहे वो मेजॉरिटी वाले लोग हो चाहे वो माइनॉरिटी वाले लोग हैं। लास्ट बात यहां पे ये बोली गई है कि जब सरकार बनती है तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो पॉलिसीज बनाए उसमें वो उनको लिए भी पॉलिसीज बनाए जिन्होंने उनको वोट दिया है और साथ ही साथ उनके लिए भी बनाए जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। एक एग्जांपल बताता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मुझे गुजरात वालों ने वोट नहीं दिया, मध्य प्रदेश वालों ने दिया, उत्तर प्रदेश वालों ने दिया, महाराष्ट्र वालों ने दिया, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ने मुझे वोट दिया, गुजरात ने नहीं दिया। अब मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं सारे जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं इन 3 स्टेट्स में कर रहा हूं क्योंकि इनने मुझे वोट दिया था। मैंने गुजरात में कुछ किया ही नहीं, ना मैंने वहां कोई डेवलपमेंट किया, ना मैं वहां कोई प्रोजेक्ट लेकर आया। क्या यह बात सही होगी? जी नहीं, यह बात बिल्कुल सही नहीं होगी। तो यही बात बताई जा रही है कि एक सरकार को वोट, भले ही वो सरकार पावर में आती भले ही मेजॉरिटी के कारण है, जब उनको मेजॉरिटी मिलती है, लेकिन मेजॉरिटी में आने के बाद उनको उनके लिए भी पॉलिसीज बनानी होनी चाहिए जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली बात यहां पे आ जाती है, यानी कि लास्ट टॉपिक आ जाता है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। डिग्निटी मतलब इज्जत। हर आदमी को लाइफ में क्या चाहिए? इज्जत। और दूसरी बात क्या है? फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। हमारे देश के अंदर हमें प्रॉपर डिग्निटी, प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है। आप चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आपका कोई भी जेंडर हो, आपका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, हमारे देश के अंदर हर एक आदमी को डिग्निटी मिलनी चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। पहले हमारे वहां कास्ट के आधार पर कुछ लोगों को डिग्निटी नहीं मिलती थी, कुछ लोगों को अनटचेबल्स तक कहा जाता था, यानी जिनको छूना नहीं चाहिए। लेकिन फिर हम लोग कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए जिसके बाद हमने कहा कि नहीं, ये सब इलीगल है, ये सब डिग्निटी के खिलाफ है। हमारे देश में हमारे पास फ्रीडम है, हम जो रिलीजन चूज करना चाहें उस रिलीजन को चूज करें, उस रिलीजन को फॉलो करें, हमारे पास ये आजादी है। क्या आपको पता है सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है? मतलब अगर आप सऊदी अरेबिया जाते हो और अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो आपको अपना रिलीजन अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको प्राइवेट में प्रैक्टिस करना है, पब्लिकली नहीं कर सकते हो। बताओ अब मुझे एक बात, मेरे को दिवाली बनानी है, मैं अपने घर में कैसे पटाखे फोड़ लूंगा यार? ऑन द अदर हैंड हमें आजादी मिलती है हमारे देश में किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की। अरे नहीं फॉलो करना है वो भी आपको आजादी है हमारे देश के अंदर। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर आजादी है, आप अपना ऑक्यूपेशन खुद चूज कर सकते हो।
आपने देखा कैसे पहले एंशिएंट टाइम पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज होते थे, और अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका बच्चा भी ब्राह्मण होगा, अगर आप ब्राह्मण हो, अगर आप मंदिरों में काम करते हो तो आपका बच्चा भी मंदिरों में काम करेगा। तो किस तरीके से बाय बर्थ ऑक्यूपेशन सिलेक्टेड थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपनी पसंद से ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं टीचर हूं बाय चॉइस, तुम अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो बिल्कुल बन सकते हो। हमारे देश में हमारे पास आजादी, हम कहीं भी जा सकते हैं। मैं चाहूं तो आज बैग उठा के जम्मू कश्मीर चला जाऊं, मैं चाहूं तो आज बैग उठा के अंडमान एंड निकोबार चला जाऊं। तो ये सारी फ्रीडम मुझे डेमोक्रेसी के कारण मिली है। यहां पे मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि अगला कौन से चैप्टर का आप रैपिड रिवीजन चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं आपको ये सेशन समाप्त करता हूं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स क्रैक इट।